जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो कि एनडीए सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आगे क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो मन लगा के करिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्टंग बाय हेयर्स ऑफ द नेटल लीव्स कॉजेज बर्निंग पेन, दिस इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ नेटल लीव्स। यानी नेटल लीव्स जब क्या करते चुभ जाती है तो क्या होता है, बर्निंग पेन होता है। किसकी वजह से? एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो नेटल लीव्स होती है, याद रखिएगा, नेटल लीव्स हो, ठीक है, नेटल लीव्स हो या फिर आपका क्या कहते हैं रेड आंट, ठीक है, लाल चींटी, इनके काटने से जो होता है वो रिलीज करते हैं कौन सा? रिलीज करते हैं आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। कौन सी रिलीज करते हैं? फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है इसको कहते हैं मेथनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? मेथनोइक एसिड कहते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, इसके हम बोलते हैं मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेथनोइक एसिड। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो होता है इसका सोर्स होता है विनीगर, इसका संबंध सिरके से है, ठीक है। एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड कहते हैं, CH3COOH याद रखिएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड आपका होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर इज मेथनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला HCOOH होता है, ठीक है। तो रेड आंट, लाल चींटी काटने से और नेटल लीव्स के चुभने से ये जो है एसिड रिलीज करता है, वहां पे खुजली होगी, सूज जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लीस्ट वाटर के साथ लीस्ट रिएक्टिव है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। देखिए जो सारे एलिमेंट है ये कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। ये आपके कौन से हैं? ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक यानी फर्स्ट ग्रुप के एस ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये जो है इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। और जो लिथियम है सबसे ऊपर है, तो ये जो ऊपर जो होगा यानी कि करेगी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। तो जो सबसे ऊपर होगा क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो पूछ रहा है कौन सा जो है एलिमेंट है जो वाटर के साथ लीस्ट रिएक्टिव होगा? आंसर लिथियम। लिथियम सबसे ऊपर होता है, जो ऊपर वाला लीस्ट रिएक्टिव, नीचे रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो लिथियम इसका सही आंसर होगा। ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, बाकी सारे जो है हाईली रिएक्टिव हो गए। सोडियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं सोडियम पोटेशियम होते हैं ये, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं सूरज की रोशनी में कांटेक्ट में आते हैं तो कैच फायर इजिली, कैच फायर इजिली, ठीक है, आसानी से इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इनको कैप्ट इन कैरोसिन, कैप्ट इन कैरोसिन, इनको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्योंकि अगर ये जो है सूरज की किरणों में के संपर्क में आते हैं तो इसमें आग लग जाती है, कैच फायर इजिली, ठीक है। लिथियम जो है आपका वाटर में लीस्ट रिएक्टिव होगा, वाटर में लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड हीलियम। तो रदरफोर्ड जो मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया था कि जो न्यूक्लियस होगा, ये एटम है, और एटम में जो न्यूक्लियस होगा तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन चुपचाप सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक है, कुछ जाएंगे टकरा के लेफ्ट मुड़ जाएंगे, कुछ टकरा करके राइट मुड़ जाएंगे, ठीक है, और कुछ जा करके टकरा के उसी से वही जाएंगे, उसी से वापस आ जाएंगे, 180 डिग्री पर वापस हो जाएंगे। तो कुछ चुपचाप सीधे चले जाएंगे। तो इससे ये पता चला कि जो एटम का आधे से ज्यादा हिस्सा क्या है? खाली है, और सेंटर पे कुछ लाई करता है, और जो उसका नाम दिया, कुछ मास लाई करता है, उसका नाम क्या दिया? उसका नाम दिया न्यूक्लियस। तो इसका जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से
बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल के आउटर मोस्ट शेल पे रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन के शेल पे, आउटर मोस्ट शेल पे जो होता है उस पे इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता है, और न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जनरली एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लास क्या है? लिक्विड है, कोलाइड है, नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखिए क्या है, ग्लास जो है, ग्लास को हम कहें तो ग्लास क्या है, इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है इसको, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो है गर्म करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको हम तेजी से ठंडा करते हैं, तो इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। और ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्योंकि जब ये तेजी से ठंडा होता है तो ये यूनिफॉर्मली इसके मॉलिक्यूल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है। इसको हम जो है नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड इसको बोलते हैं, किसको, ग्लास को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है, किसको, ग्लास को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अ होमोजीनियस मिक्सचर कंटेन टू लिक्विड्स, हाउ आर दे सेपरेटेड? होमोजीनियस का मतलब होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, व्हेन सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे, पूरी तरीके से घुल जाएंगे, वो हमारे होमोजीनियस होते हैं। और होमोजीनियस को हम अलग करने के लिए जो मेथड है वो डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी कंपाउंड को क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, अलग टेम्परेचर पर क्या करेंगे, जब गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर वो चीज अलग होता चला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल करते हैं तो क्रूड ऑयल को गैसोलीन अलग निकल जाएगा, पेट्रोल अलग निकल जाएगा, डीजल अलग निकल जाएगा, केरोसिन अलग निकल जाएगा, तो जो प्रोसेस होता है उसे डिस्टिलेशन कहते हैं। दैट इज सी ऑप्शन यहाँ पे सही का, डिस्टिलेशन के माध्यम से ऐसा हम करते हैं, अलग करते हैं, अगर वो होमोजीनियस है तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड? याद रखिएगा, जब मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाया था तो ये बात मैंने क्लियर की थी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है या जो सबसे अधिक कंपाउंड बना सकता है, और दैट इज आंसर इज कार्बन। कार्बन जो है वो लगभग 10 लाख के ऊपर जो है कंपाउंड बना सकता है, कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन से कार्बन लिंक करके, ठीक है, क्या करता है ये, क्या करता है, ये चेन फॉर्म करता है, कार्बन टू कार्बन लिंक करके चेन फॉर्म करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है तो कार्बन टू कार्बन लिंक करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, कैटिनेशन। और इस वजह से लगभग पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, 118 19 जो भी एलिमेंट हैं, वो 50,000 से ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट जो कंपाउंड बना सके, और ये लगभग 10 लाख के ऊपर कंपाउंड बना सकता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन, सही ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और जो इसका एटॉमिक मास जो होगा वो 12 होगा, ठीक है ना। जितने भी लगभग कंपाउंड आप देख रहे हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप, ये पता होना चाहिए। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ये मैं बता चुका हूं, तो ये भी याद रखना है। कार्बन के कार्बन 14 जो होता है, कार्बन 14 का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग के लिए, ठीक है, कार्बन 14 का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, हम पेड़ों की आयु को पता करने के लिए, या और जो है क्या कहते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं या डेड डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं, उनकी आयु पता करने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कोरोड रैपिडली? इसमें से कौन सा है जल्दी से कोरोड कर जाएगा? एल्यूमिना है, आयरन है, जिंक है, सिल्वर है। तो देखिए क्या है, पूछा कौन सा जल्दी कोरोड हो जाएगा, तो देखो अगर सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा दैट इज आयरन होगा। आयरन की ऑक्सीजन प्लस वाटर सिलेक्शन कराते हैं, ठीक है, वाटर सिलेक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बनाएगा Fe2
O3 बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये बनाएगा। तो ये क्या होता है, ये ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा ये। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये फेरिक ऑक्साइड बनकर बनाता है, और ये जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी से क्या कर जाता है, कोरोड कर जाता है, इस पे जंग लग जाती है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है और इस पे क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। जबकि इस जिंक जो होता है, हम आपको पता होगा जिंक की जो हम लेयर चढ़ाते हैं किस पे, आयरन पे, कोरोजन से बचने के लिए, तो ये जल्दी क्रोज नहीं होगा, ठीक है। एल्युमिनियम भी, सिल्वर भी हमारा जितनी जल्दी क्रोड नहीं होता है, और एल्युमिनियम भी इतनी जल्दी क्रोज नहीं होता है कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो ये सब नीचे आते हैं तो जल्दी क्रोज नहीं होते। आयरन जो होता है बहुत जल्दी क्रोड हो जाता है, क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, एक लेयर फॉर्म कर लेगा, जिससे जो आयरन होगा बहुत तेजी से खत्म होने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सोल्यूशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सोल्यूशन। तो देखिए क्या है, सॉल्ट कितना है, सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट क्या मिलेगा हमको, सोल्यूशन मिलेगा, सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट मिलेगा हमको सोल्यूशन। सॉल्ट दे रखा है 20, ये दे रखा है 180, और ये मिलकर बना लेगा कितना, 200 ग्राम बनेगा, 200 ग्राम बनेगा। तो हमें निकालना है किसका परसेंटेज, सॉल्ट का परसेंटेज निकालना है, सॉल्ट का परसेंटेज। तो सॉल्ट दे रखा है मुझे 20 और टोटल हमें दे रखा है 200 परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 खत्म हो गया, 2 × 2 2 × 20, तो आपका आंसर आएगा 10%। तो जो सॉल्ट का परसेंटेज कितना आ गया, 10%, यानी यहाँ पे आप सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट गिव आउट सोल्यूशन बनता है, तो 20 ग्राम प्लस 180 ग्राम दो गया 200 ग्राम, और 200 ग्राम का जो है अगर हम निकालें तो जिसका निकालना है टोटल, जिसका निकालना है ऊपर, टोटल नीचे इंटू 100, आपका आ गया 10%, और आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, अगर आप अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, ऐसे ही करना हमको, क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन को आप देखते ही क्लिक कर जाए, मतलब सोचना ना पड़े, जिस क्वेश्चन को देखते ही आपको दिमाग में सॉल्यूशन आ जाए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द, वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, मास नंबर ऑफ एन एटम, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो जो होता है, जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट कॉल्ड वैलेंसी, कॉल्ड वैलेंसी कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं, जो डेफिनेशन लिखी है कि आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंसी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन हो उसे वैलेंसी कह देंगे, या फिर किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। जो एलिमेंट पे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हो सकते हैं, अगर देखें तो +1 +2 +3 या +4, ये हो सकते हैं। तो अगर एक हो वैलेंसी 1, आउटर मोस्ट 2 हो वैलेंसी 2, अगर आउटर मोस्ट में 3 हो तो वैलेंसी 3, और आउटर मोस्ट पे 4 हो तो वैलेंसी 4। लेकिन ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, और अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल पे क्या आ जाए, अगर 1 आए, 2 आए, 3 आए तो 4, तो वैलेंसी आपकी हो जाएगी, तो आपकी वैलेंसी हो जाएगी +1 +2 +3 4। अगर 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, तब वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो 5 आए तो क्या करोगे भाई, अगर 5 आता है, यहां देख लीजिए, अगर 5 आता है तो करेंगे 5 - 8 -3, 6 आए तो 6 - 8 -2, और 7 आए तो 7 - 8 हो जाएगा -1, और 8 आए तो 8 - 8 क्या हो जाएगा 0। तो अगर 5 आता है तो -3, 6 आए तो -2, 7 आए तो -1, और 8 आए तो 0 वैलेंसी हो जाएगी, कोई वैलेंसी नहीं होगी। तो ये देखिएगा, अगर आउटर मोस्ट पर, यदि आउटर मोस्ट पर आपका 5 6 7 8 आता है तो -3 -2 -1 और 0 वैलेंसी हो जाएगी। याद रखिएगा इसको निकालने का तरीका, तो प्लस में आता है तो +1 +2 +3 +4, और अगर 4 तक आता है तो +4, और 5 आ जाए तो 5 - 8 6 - 8 7 - 8 8 - 8, तो आपकी माइनस वैलेंसी आ जाएगी। ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा, हर एलिमेंट की आप वैलेंसी निकाल सकते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको मैच करना है। देखिए मैच करना है तो यार मैं बताया है, अगर आपको एलिमेंट की यूजेस पता है, आपके एलिमेंट की यूजेस पता है तो इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। देखिए आर्गन क्या होता है, तो आर्गन देखिए, आर्गन जो होता है ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम बल्ब में यूज करते हैं। तो बल्ब आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है। क्या है आर्गन? एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस क्या करती है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगी जिसमें किसी प्रकार की कोई रिएक्टिविटी ना हो। तो टंगस्टन एक फिलामेंट होता है, और टंगस्टन का सिंबल होता है कितना, W होता है, टंगस्टन का सिंबल W होता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट रहेगा तो उससे हमारे टंगस्टन खराब नहीं होगा, कोई रिएक्शन वहां नहीं होगी। तो ए का आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर ए का 4 होता है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यहां से रिड्यूस हो जाएगा। नियॉन देखिए, नियॉन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले के लिए। आप जितने भी बोर्ड पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जितने भी आप देखते हैं जो ग्लोसाइन बोर्ड होते हैं जो बने होते हैं, वहां पर जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, नियॉन लैंप। क्या इस्तेमाल करते हैं, नियॉन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका हो जाएगा इन लाइट फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले के लिए। तो बी का पहला अगर होता है तो डी ऑप्शन सही होने के चांसेस बढ़ गए हैं। देखिए क्रिप्टॉन जो होता है, तो क्रिप्टॉन जो होता है, ठीक है, देखा दे रखा एयरपोर्ट लैंडिंग एंड इन द लाइट हाउसेस लाइट इन द फोटोग्राफिक। तो ठीक है, तो क्रिप्टॉन का इस्तेमाल ये करेंगे आपका, देखिए यहां पे, ठीक है, ये एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट इन द लाइट हाउसेस, एयरपोर्ट लैंडिंग जहां पे जहाज लैंड करते हैं वहां पे लाइट के लिए क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करते हैं। और जेनॉन जो होता है, ठीक है, और जेनॉन जो बचेगा लास्ट वाला हो जाएगा, दैट इज लाइट इन द फोटोग्राफिक फ्लैश गन। तो लाइट्स इन द फोटोग्राफ फ्लैश गन के लिए जेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगर आप हर एलिमेंट के यूजेस पता है, 3 से 4 यूजेस मैंने बताए थे, पढ़ लीजिएगा। अगर वो पता है, और ज्यादा यूजर नहीं, 4-5 यूज होते हैं, अगर आपने पढ़ लिए हैं 1-2 बार तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लग जाएंगे। और मैचिंग वाले पार्ट में अधिकतर ये होता है कि अगर आपको 2 ऑप्शन सही मिला लिए तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडॉन क्या है? इनर्ट गैस, आर्टिफिशियल फाइबर, एक्सप्लोजिव, मेटल। तो रेडॉन भैया क्या है? रेडॉन जो है ये 18 ग्रुप में आता है। 18 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जीरो ग्रुप बोलते हैं इसको। हम और क्या बोलते हैं? इसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो 18 ग्रुप बोले, जीरो ग्रुप बोले, इनर्ट गैस बोले, ये सब एक ही होते हैं। तो जो है रेडॉन जो होता है, आप देखिए 18 ग्रुप में कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये आते हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे आपके कौन से हैं? नोबेल गैसेस हैं, नोबेल गैसेस। तो देखिए क्या क्या चीजें कहते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनर्ट गैस, नोबेल गैस, ये सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या किसी प्रकार से एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, न इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं न इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए इसे जीरो ग्रुप एलिमेंट कहा, जीरो ग्रुप कहा जाता है इनको। ठीक है, नोबेल गैसेस कहा जाता है इनको। और इसमें जो आंसर हो जाएगा तो है क्या? ये इनर्ट गैस। क्या है ये? इनर्ट गैस, जो एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये अक्रिय गैस कहा जाता है। कोई रिएक्शन अक्रिय गैस है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही।